हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी जो कि बोर्ड्स की नजर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा नंबर कैरी करता है, जिसका वेटेज बहुत ज्यादा है, 7 मार्क्स करता है कैरी। तो हमें इस चैप्टर को आज हम वन शॉट में कवर करने वाले हैं। बहुत ही प्यारा सा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, बिल्कुल ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि बहुत चीजें रटनी पड़ेगी। बहुत इजीली हम लोग जो है इस चैप्टर में इसको कवर करेंगे। कुछ चीजों को रटेंगे नहीं, सिर्फ समझेंगे, ताकि हम किसी भी तरीके से क्वेश्चन को कैसे भी मोल्ड करके किसी भी तरह से घुमा फिरा के हमारे सामने क्वेश्चन आएगा ना, तो हम उसका आंसर आसानी से जो है आंसर दे पाएंगे। अब हम लोग जो है चैप्टर की जो थीम है उसको समझ लेते हैं। तो पहली चीज जो है, चैप्टर का नाम क्या है? सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। हम बात कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी की, जिसके अंदर के इंडिया की जो इकोनॉमी है उसमें कौन कौन से सेक्टर हैं और किस तरीके से वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर आप पहली चीज तो यही पढ़ोगे कि कौन कौन से सेक्टर है, हमें वो समझना है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे ओनरशिप के बेसिस पे। फिर तीसरी चीज हम देखेंगे जो एम्प्लॉयमेंट की स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। तो इस चैप्टर में हम समझेंगे कि पहले जैसे एग्रीकल्चर वगैरह को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, फिर धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्री सेटअप होने लगी, इंडस्ट्रीज जो है हमारा सेकेंडरी सेक्टर है वो धीरे धीरे ग्रो करने लगता है। टाइम के साथ साथ में हम देखते हैं कि सर्विस सेक्टर जो है बहुत ज्यादा ही जो है ग्रो कर जाता है और इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है टर्शरी सेक्टर की, और उससे जो हमने कहा वो सेक्टर हमारे इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उससे हमारी जीडीपी बहुत ज्यादा जो है हमने कहा डेवलप होने लगती है, और जिस कंट्री की जीडीपी जितनी ज्यादा होगी वो कंट्री उतनी ही डेवलप होगी। अब आप बोलोगे मैम ने तो क्या क्या बोल दिया, जीडीपी बोल दी, सेक्टर्स इतने सारे बता दिए, वो सब चीजें। अब हम लोग जो है जो मैंने इतनी आपको सारी बातें बताई है उनको हम स्टेप बाय स्टेप अब कवर करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग पहली चीज तो ये देखते हैं कि आखिर जो हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर जो है इसकी थीम को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो अगर चैप्टर की थीम को आप देखते हो तो चैप्टर क्या बोलता है हमारा? सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। क्लियर? तो जो हमारा चैप्टर है ना, इसी के नाम में बहुत सारी चीजें छिपी हुई है। इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको कौन कौन सी चीजें हैं जो इन्फ्लुएंस करती है, क्या क्या जो है वो इस पे इम्पैक्ट डालती है, वो सारी सारी चीजें हम देखेंगे। यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम जो सेक्टर्स पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो पहला हमारा जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एक तो क्लासिफिकेशन हमने ये पढ़ेंगे, सेकंड क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। थर्ड क्लासिफिकेशन हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट सिचुएशंस। ठीक है, ये हमारे हम पूरा का पूरा इस चैप्टर में जो है स्टार्टिंग अगर हम देखते हैं, अगर हम इस चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हम इन तीन चीज बेसिस पे जो है हमारे इस चैप्टर को डिवाइड करेंगे। तो जब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज कि किस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज वहां पे हो रही है, कहीं पे एग्रीकल्चर हो रहा है, कहीं आप देखोगे इंडस्ट्रीज लगी हुई है, कहीं आप देखोगे कि डॉक्टर्स है, तो ये अलग अलग जो है उनके काम के अकॉर्डिंग उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बेसिस पे हम लोग को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो पहला पार्ट हमारे पास में आ जाता है कौन सा? फर्स्ट हो गया प्राइमरी, सेकेंड हो गया हमारे पास में सेकेंडरी सेक्टर, और थर्ड हमारे पास में हो जाता है टर्शरी सेक्टर। अब नाम तो हमने बता दिया कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। अब इनके एग्जाम्पल भी देख लो। प्राइमरी मतलब या तो एग्रीकल्चर हो गया, हमने कहा फिशिंग, ये भी इसी में आता है। एग्जाम्पल समझेंगे, एग्जाम्पल के बाद में हम समझेंगे एक्चुअल में ये होता क्या है। सेकेंडरी सेक्टर में आप चले जाओ तो सारी इंडस्ट्रीज है, जैसे कि आप चाहे कॉटन मिल देख लो, या हमने क्या कहा कोई भी फूड रिलेटेड आइटम्स बन रहे हैं, फ्लोर मिल हो गया, सब चीजें जो होती है वो सेकेंडरी में आती है। टर्शरी सेक्टर्स जो होते हैं उसके अंदर आते हैं हमारे जैसे टीचर, डॉक्टर, बैंक्स, और जो हमारा जो हम बात करते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम।
ये सारी सारी चीजें जो कंसीडर होती है टर्शरी सेक्टर में। अब ये तो होता है कि आपने मैम ये तो बात बता दी कि जो क्या करते हैं वहां पे नेचर के साथ में सारा प्रोसेस होता है, उससे हम लोग क्या करते हैं नेचर से रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो एग्रीकल्चर में क्या होता है, डायरेक्टली हम बीजों को सो करेंगे और फिर उससे क्या है हमारी क्रॉप तैयार हो जाती है। चाहे आप कोई भी देख लो, वेजिटेबल्स देख लो, शुगर केन देख लो, कॉटन देख लो, ये सारा का सारा प्रोसेस जो है जहां पे हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं, कहां से, जो हमारी अर्थ है उससे। तो जहां पे भी एक्सट्रैक्शन हो रहा है, नेचुरल जो रिसोर्सेज को बाहर निकाला जा रहा है, वो सारे सारे जो चीजें हैं वो प्राइमरी सेक्टर में आती है। जब सेकेंडरी सेक्टर में हमने कहा प्राइमरी सेक्टर से कोई भी चीजें हमारे पास रिसोर्सेज आए, फॉर एग्जांपल हमने कहा कि हमने टमाटोज, हमारे मतलब खेती हुई है उसके अंदर टमाटोज आए, आपने जब उन टमाटोज पे प्रोसेसिंग होकर कोई नया प्रोडक्ट हम तैयार कर देते हैं तो वो हो जाता है हमारा सेकेंड। अंदर कोई नई चीजें इसमें बनाते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। थर्ड होता है टर्शरी। टर्शरी में किसी तरह का कोई भी जो है प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। इसमें आपने देखा कि आपके पास में प्राइमरी प्रोडक्ट रिसोर्सेज निकल के आ रहे हैं, इसमें हमने कहा प्रोसेसिंग हुई और नया प्रोडक्ट बना है, बट इसमें किसी तरह का कोई आउटपुट ऐसा नहीं मिलता है, कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग इसमें सपोर्ट दे रहे, सपोर्ट देते हैं या इनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यानी कि जो सर्विस प्रोवाइडर जो सेक्टर है उसको टर्शरी सेक्टर कहते हैं। जैसे हो गए, डॉक्टर्स हो गए, बैंक हो गए, हो गई, सारी की सारी चीजें जो हम कंसीडर करते हैं टर्शरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर प्रोसेसिंग होती है और एक नया प्रोडक्ट तैयार होता है। टर्शरी सेक्टर जो है प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इसलिए ये सर्विस प्रोवाइडर भी, इसको हम सर्विस सेक्टर कहते हैं, इसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर कहते हैं, और ये हमारा प्राइमरी सेक्टर है। क्या हमें क्लियर हो गई बातें? एग्जाम्पल हमें समझ में आ गया। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, अब इस ओन हम एक देखेंगे, एक तो होता है भैया पब्लिक सेक्टर, एक होता है हमारा प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर यानी कि जो गवर्नमेंट ऑपरेटेड जितने भी सेक्टर हैं, जो भी ऑफिसेस वगैरह हैं, वो सारे के सारे पब्लिक डिपार्टमेंट्स जो भी हैं, जितने भी हमारे यहाँ पे, वो सब कंसीडर होते हैं हमारे पब्लिक। ये है हम लोग क्या बोलेंगे इसको, जो पब्लिक सेक्टर है। प्राइवेट सेक्टर जो किसी एक आदमी या कुछ इंडिविजुअल के ग्रुप्स के थ्रू जो ऑपरेट होते हैं, वो होते हैं हमारे कौन से, प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, इसके अंदर जो सारी सारी चीजें हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, इसमें सारी सारी चीजें हैं, या तो कुछ अकेला कोई आदमी है उसकी फैक्ट्री है, या फिर इसमें क्या है कुछ दो चार लोगों ने मिलकर अपने एक फैक्ट्री डाल रखी है, तो ये प्राइवेट। पब्लिक सेक्टर जो है गवर्नमेंट ऑपरेटेड होता है, तो इसमें इसका जो मोटिव होता है वो वेलफेयर होता है कि लोगों को क्या किया जाए, उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए ताकि उनका भला हो सके। जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स वगैरह हो गए, हमने कहा गवर्नमेंट की जितने भी कोई स्कीम्स वगैरह चालू की गई है वो सब पब्लिक सेक्टर के अंदर आती है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर आप देखोगे कि जितनी भी फैक्ट्रीज वगैरह लगी हुई है, जो हम कहते हैं जो रिलायंस वगैरह हो गई, ये सब ये किसमें आएगी, प्राइवेट सेक्टर वगैरह में आएगी। अब इस चीज को ध्यान रखना, ऑपरेटेड है, हम उनको टैक्स देते हैं, टैक्स के बदले हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जो भी पब्लिक फैसिलिटीज वगैरह हमें मिलती है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट देख लो आप, ये सब चीजें वो हमें बहुत कम रेट में अवेलेबल होती है क्योंकि गवर्नमेंट ऑपरेटेड है। बट प्राइवेट में क्योंकि करते हैं खुद का पैसा इन्वेस्ट करके आपको सर्विसेज देना है, तो इसका मतलब वो थोड़ी सी महंगी होती है। तो हमने कहा ओनरशिप के सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में डिवाइडेड होता है। इसी तो एक होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर, और एक होता है पास में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर सेम चीजें हैं कि वहां पे
जो है, जो भी आदमी जॉब कर रहा है, जो भी आदमी उसमें एंगेज है, उसमें सब चीजें मैनेज्ड है। किस तरीके से मैनेज्ड है कि ऑर्गेनाइज है, गवर्नमेंट ऑपरेटेड होगी, आपको छुट्टियां टाइम पे मिलेगी, आपको पेड लीव्स भी मिलेगी, हेल्थ फैसिलिटीज भी बहुत सारी मिलेगी, आप जब मतलब जब रिटायर हो जाओगे आपको पेंशन वगैरह भी मिली जाएगी, बहुत सारी चीजें इसमें होती है। इसमें एक टाइम लिमिट भी होता है कि 9 से 12 तक आपको काम करना है, 9 से शाम को 7 बजे तक काम करना है। ये सारी की सारी चीजें होती है इसके अंदर। आपको ये सारी चीजें जो है किसमें मिलती है? ऑर्गेनाइज सेक्टर में। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो है, जो खुली मजदूरी करने वाले हैं, दुकानों पे काम करने वाले लोग हैं, जिनको ना तो जॉब सिक्योरिटी होती है, ना कोई मेडिकल, ना कोई इंश्योरेंस वगैरह होता है, ना पेड लीव्स होती है, किसी भी तरह की जो चीजें हैं यहाँ पे नहीं मिलती है। आपके पास आज जॉब है, कल नहीं होगी। तो इस तरीके से जो है ये क्लासिफिकेशन यहाँ पे किया गया है। अब आगे हम चैप्टर की तरफ चलते हैं। थीम हमें समझ में आ गई है। अब जो है हम ये चीजें क्लियर होने के बाद में हम एक एक चीज को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्लियर करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे। बात करें, पहले के लोग एग्रीकल्चर में ज्यादा एंगेज थे, फिर हम देखेंगे अचानक से टर्शियरी सेक्टर किस तरह ग्रो हुआ है। जीडीपी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि जीडीपी किस तरीके से, जीडीपी आखिर होती क्या है और जीडीपी किस तरह से हम लोग जो है वो काउंट की जाती है वहां पे, ये सारी सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब हमने क्या कहा, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसमें मैंने आपको पूरी चीजें अच्छे से क्लियर, जो जो चैप्टर की थीम है वो हमारी क्लियर हो चुकी है। अब हम लोग जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हम अभी समझ चुके हैं पूरा। एग्रीकल्चर, फिशिंग, डेयरी, फॉरेस्ट्री, ये सारी की सारी किसमें है? क्योंकि इसमें नेचुरल एस्पेक्ट है। देखो, नेचर के अंदर, पानी के अंदर फिशेज है, उनको आपने बाहर निकाला, फिशिंग हो गई वो। डेयरी है, जो आप कैटल्स वगैरह है, आप उनसे आप दूध निकालते हो फिर बेचते हो, डेयरी हो गई है। फॉरेस्ट्री वगैरह, ये सारे सारे नेचर से मिलती हुई चीजें, नेचर जो सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज है, आप जब उनको कर रहे हो तो वो प्राइमरी सेक्टर हो गया। बट जब इनसे मिले हुए सारे प्रोडक्ट को आप इंडस्ट्रीज में ले जाके उनसे कोई नया प्रोडक्ट तैयार करते हो तो वो क्या हो जाता है? वो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर बन जाता है। इन दोनों सेक्टर्स को टर्शियरी हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, मैंने जैसे आपको एग्जाम्पल दिया था टमाटो वाला, इसी तरह से हम लोग ले लेते हैं कि यहाँ पे जो है कॉटन ले ली है, फिर हमने उसको क्या करा है, फिर इसको हमने कहा बैठा है सेकेंडरी, जो थी बहुत सारी आपके यहाँ कल्टीवेट हुई है, आपने उसको निकाल लिया कॉटन को। अब उसको आपको इंडस्ट्रीज तक भेजने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? तो ये ट्रांसपोर्ट जो आपको यहाँ प्रोवाइड हो रहा है ना, ये ट्रांसपोर्ट क्या है? ये ट्रांसपोर्ट ही हमारा क्या है? टर्शियरी सेक्टर है। आप प्राइमरी सेक्टर से सामान को सेकेंडरी सेक्टर में पहुंचाएगा, इसके बदले उसको पैसे मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे किसी भी तरह का कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है ना, कोई यहाँ पे रिसोर्सेज वगैरह नहीं निकल रहे हैं, बट ये इन दोनों सेक्टर्स को सपोर्ट देता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इसलिए इसको हमने सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर कह दिया है। ये पूरा पूरा चैप्टर अभी हम लोग समझ के आए, सारी के अंदर गिवन है। आगे चलते हैं हम लोग। तीनों जब आप कंपेयर करते हो, तीनों सेक्टर कौन कौन से हैं? पहला है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा है टर्शियरी सेक्टर। इन तीनों को जब आप कंपेयर करते हो तो आपको क्या पता चलता है कि पहले के टाइम से और अब के टाइम में बहुत सारी चीजें चेंज हुई है। अब एक आपको एग्जांपल देंगे अभी हम लोग कि मान लो प्राइमरी सेक्टर से हमने वीट जो है उगाया है, बहुत सारा वीट है, जितना किसान को अपने घर में चाहिए था उसने ले लिया, बाकी ले जाके उसने वीट को क्या किया? एक फ्लोर मिल है तो फ्लोर मिल वाले को बेच दिया। फ्लोर मिल वाले ने क्या किया? उस गेहूं को पीसा और उसको जो है क्या करा? किसको दे दिया? एक बिस्किट की कंपनी को दे दिया। क्लियर है? अब मान लो इस वीट को फ्लोर मिल वाले को 8 रुपीज केजी में बेचा गया, फिर ये फ्लोर मिल वाले ने क्या करा? उसका आटा मिलाया, बना लिया और बिस्किट कंपनी को उसको 10 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच दिया। अब बिस्किट वाले ने क्या करा? उसमें और बहुत सारी चीजें जैसे वेजिटेबल ऑयल मिलाया होगा, शक्कर वगैरह मिलाई होगी, बहुत सारी और भी उसमें इंटरमीडिएटरी जो चीजें हैं उसमें ऐड की होगी और फिर उसका बिस्किट बन के तैयार हो गया। तो एक जो है मतलब 60 रुपए का एक पैकेट वो पूरा रेडी करेगा, जिसके अंदर 4 पैकेट्स हैं। 4 पैकेट्स हैं, इट मीन्स जो है एक कितने का हो गया? 15 रुपीज का। ठीक है। अब एक बात बताओ, वीट जब बात करते हैं कि जब हम लोग कभी भी कोई भी प्रोडक्ट खरीदा, फाइनल प्रोडक्ट कुछ भी है, मान लो क्लोथ है, आप मान लो कि हमने जैसे अभी ये बिस्किट वाला लिया, नमकीन ली, तो हम लोग प्राइजेस जो हैं, क्या आपको कभी भी उस पैकेट्स के ऊपर ऐसे लिखा मिलता है क्या? आटे इतने रुपए के लगा, इसके अंदर मैंने इतना वेजिटेबल ऑयल डाला, उसके इतने रुपए हुए, इतनी शक्कर मैंने इसमें मिलाई, इसमें ये चीजें हुई,
ये ऐसे क्या अलग अलग कभी भी आपने देखा है क्या कि इस तरह का आपको वहां पे डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है कि बिस्किट के पैकेट पे सब चीजें लिखी हुई? नहीं, हम लोग सिर्फ क्या चेक करते हैं, हमारी जिम्मेदारी क्या है कि उसने अगर उसके पैकेट के ऊपर जो 4 पैकेट का एक पूरा बड़ा पैकेट बना हुआ है उस पर अगर उसने 60 रुपए लिखी है प्राइस, तो हमें सिर्फ 60 रुपए पे करने, हमें कहीं भी 8 रुपए पे नहीं करके आने के ये लो भैया ये व्हीट के 8 रुपए लो, ये 10 रुपए आटा हुआ उसके लो, या आपने वेजिटेबल ऑयल मिलाया उसके लो। नहीं, हम सिर्फ फाइनल जो प्राइस है, जो फाइनल गुड है, उसका हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू चेक करते हैं। यहाँ पे इंटरमीडिएटरी चीजों की हम लोग गुड्स को चेक नहीं करते हैं। जैसे अब मैंने जैसे अभी बिस्किट का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। बिस्किट है, एक किसान ने अपना व्हीट को बेचा, किसको, ये एक फ्लोर मिल वाले को, फ्लोर मिल वाले ने एक बिस्किट फैक्ट्री को, ठीक है। तो अब इसके अंदर व्हीट, फ्लोर मिल, अब बिस्किट बनाने के लिए उसने क्या करा, इसमें वेजिटेबल ऑयल भी मिक्स किया था, उसके अंदर इसने शुगर भी डाली थी, और भी उसने बहुत सारी चीजें ऐड करी। तो जब भी मैंने कहा व्हीट जो है इसने 8 रुपए में बेचा है फ्लोर मिल वाले को, फ्लोर मिल वाले ने 10 रुपए में बिस्किट वालों को बेच दिया, और बिस्किट वाले ने जो है 15 × 4 के हिसाब से 60 रुपए उसकी वैल्यू रख दी। तो हम लोग जब भी चेक करेंगे तो मैं इस बिस्किट का प्राइस चेक करूंगी, ना कि ये सारी की सारी चीजें। तो ये बिस्किट जो हुआ ना, ये बिस्किट बन गया हमारे लिए फाइनल प्रोडक्ट। क्या बन गया है, फाइनल प्रोडक्ट। तो हमें सिर्फ इस फाइनल प्रोडक्ट को चेक करना है, हमें नहीं मतलब है पीछे इंटरमीडिएटरी क्या क्या चीजें उसमें डाली गई, उसकी वैल्यू क्या थी, हमें कोई मतलब नहीं होता। हमें इस बिस्किट की प्राइस देखनी होती, क्योंकि इंटरमीडिएटरी जितने भी गुड्स हैं उनके ऑलरेडी इसमें प्राइजेस ऐड होते हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं यहां तक, ये इंटरमीडिएटरी गुड्स है। तो हम लोग इंटरमीडिएटरी जो गुड्स हैं उनकी प्राइसेस को चेक नहीं करते हैं, हम सिर्फ फाइनल जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइसेस को हम चेक करते हैं। तो ये एक चीज हमें ध्यान रखना है। तो जब भी अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ये इस तरह का स्टेटमेंट आपसे पूछ लिया जाता है, कौन सा, वी चेक ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये आपको कैसे है, तो इस पूरे एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये चीजें समझा देनी है, ठीक है। तो हमें क्या अलग अलग किसी भी चीज की यहाँ पे नहीं देनी पड़ती है। तो जब हम कंसिडरेशन करेंगे, जब हम जीडीपी काउंट करेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम जब काउंट करेंगे, तो हम इस बिस्किट को काउंट करेंगे, ना कि इन चीजों को काउंट करेंगे। अब आ जाता है भैया जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फुल फॉर्म हमें याद रख लेनी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हमारी कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर जितने भी फाइनल प्रोडक्ट्स बने हैं, जितनी भी सर्विसेज हुई हैं, उन सब की मॉनेटरी वैल्यू को जब ऐड किया जाता है, उससे हमारी कंट्री की जीडीपी निकल के हमारे सामने आती है। अब हमने कहा अगर मैं इंटरमीडिएटरी गुड्स को कैलकुलेट करने के लिए जाती तो उस चक्कर में तो मुझे हर चीज को काउंट करना पड़ता ना, लेकिन हमने सिर्फ फाइनल गुड जो है हमारा बिस्किट जो है उसका हम क्या करेंगे, वो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन के आया है उसकी मॉनेटरी वैल्यू, क्योंकि देखो हर चीज की प्राइस अलग अलग होती है ना। आप देखोगे तो घी की प्राइस अलग है, वहीं पे आप देखोगे बिस्किट की अलग है, और क्लॉथ की अलग, देखो तो सबकी मॉनेटरी वैल्यू को जब हम एक साथ करते हैं तो वो हमारी जीडीपी कैलकुलेट होती है। तो एक बार पढ़ लेते हैं फटाफट। द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री रिप्रेजेंट द टोटल मॉनेटरी वैल्यू। ध्यान रखना, टोटल मॉनेटरी वैल्यू यानी कि पैसे की वैल्यू, मतलब उनकी, मतलब बिस्किट अगर हमने कहा 60 रुपए है तो 60 रुपए के हिसाब से जो है उसकी मॉनेटरी वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी। ऐसा नहीं है कि 10 पैकेट बने, 20 पैकेट बने, 1000 बने, लाख पैकेट मिले, नहीं, उन लाख पैकेट्स की जो है मॉनेटरी वैल्यू कितनी थी वो हम कंसीडर करेंगे। Monetary value of all final goods and services produced within the country's borders across all 3 sectors, agriculture, industries and services during a specific year. ये पूरी की पूरी एज इट इज हमारी जीडीपी की डेफिनेशन याद करके जानी है हमें। हमने क्या कहा, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जब भी आप कैलकुलेट करते हैं किसी कंट्री की, तो आपकी कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर एक किसी स्पेसिफिक ईयर के अंदर कितने फाइनल प्रोडक्ट्स बने हैं, कितनी फाइनल सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है, उन सब की मॉनेटरी वैल्यू को जब आप ऐड करते हैं तब आपके देश की जीडीपी निकल के आपके सामने आती है। तो इस डेफिनेशन को रट के चले जाना, ठीक है। क्या क्या चीजें याद रखनी है, टोटल मॉनेटरी वैल्यू किसकी, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की याद रखनी है आपको, और कहां पे, हमारी कंट्री की बाउंड्री के अंदर अंदर। अब तीनों सेक्टर्स भाई, चाहे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, तीनों सेक्टर्स के अंदर जितने भी फाइनल प्रोडक्ट्स बने हैं ना, उन सब की मॉनेटरी वैल्यू, ठीक है। और क्या है,
स्पेसिफिक एक साल के अंदर एक स्पेसिफिक ईयर की, मान लो 2024 की निकालनी है, तो आपको उस देश उस ईयर के अंदर कितने हमारे फाइनल प्रोडक्ट्स बने हैं तीनों सेक्टर के अंदर, उनकी मॉनेटरी वैल्यू को आपको ऐड कर लेना है। क्लियर? आगे चलते हैं। जितनी जिस देश की जीडीपी ज्यादा होगी वो देश उतना ही ज्यादा डेवलप होगा, यानी कि वहां पे पर कैपिटा इनकम ज्यादा, वहां पे पैसा ज्यादा है। तो यानी कि हम लोग अगर मतलब जब भी डिस्कस करते हैं कि डेवलप कंट्री कौन सी है, डेवलपिंग कंट्री कौन सी है या अंडर डेवलप कंट्री कौन सी है, तो एक उसमें सबसे बड़ा कंसिडरेशन लिया जाता है वो जीडीपी लिया जाता है। जिस कंट्री की जीडीपी सबसे ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा डेवलप होगा। आगे चलते हैं। पहले के जमाने से अभी के जमाने में बहुत सारी चीजें चेंज हुई है। तो एक हिस्टोरिकल चेंज हमें देखने को मिला है कि पहले ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में एंगेज थे, फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद में लोग जो है इंडस्ट्रीज में जाके वर्किंग क्लास के रूप में आए। अब आप जो अभी का टाइम देख रहे हो 2014-15 वाला, उस समय आपने क्या देखा, अचानक से एक हमें जंप देखने को मिलता है कहाँ पे, टर्शरी सेक्टर की तरफ। तो ये जो है हमने कहा कभी भी प्राइमरी से टर्शरी की तरफ नहीं गया, ये स्टेप बाय स्टेप किया है। कैसे? पहले लोग ज्यादा प्राइमरी सेक्टर में एंगेज थे, फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने से लोग सेकेंडरी सेक्टर की तरफ ज्यादा जाने लगे, फिर अभी टाइम जो है अब लोग जो है ज्यादा किधर जाने लग गए, टर्शरी सेक्टर की तरफ जाने लगे। उसके पीछे पीछे क्या कारण था? अगर हम पुरानी बात देखते हैं, हिस्टोरिकल चेंज हमें क्यों देखना पड़ रहा है, तो उसके कारण ये सारे के सारे देखे। ठीक है, पहला है प्राइमरी सेक्टर डोमिनेंसेस। इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट द प्राइमरी सेक्टर मेनली एग्रीकल्चर वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन अ कंट्री। अगर हम पुराना टाइम देखते हैं, ना हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज थी, ना लाइट थी, ना कुछ थी, कोई काम ऐसा नहीं था, तो लोग क्या करते थे, पेट तो भरना ही है ना, तो सब एग्रीकल्चर में एंगेज थे, सब खेती बाड़ी करते थे, सब काम कर रहे थे वहां पे। तो ये पहले टाइम में जब हम देखते तो प्राइमरी सेक्टर एक डोमिनेंट स्ट्रक्चर था। अभी भी हमारे यहाँ पे 85% जो पॉपुलेशन है मतलब जो है प्राइमरी सेक्टर में ही इंगेज है। अब धीरे धीरे क्या होने लगा, एग्रीकल्चर में एडवांसमेंट होने लगा। हमने कहा हमारे यहाँ पे पहले हम जो पुराने तरीके देखते हैं तो हाथों से खेती वो होते थे, पहावड़े वगैरह, उनसे खेती की जाती थी। फिर धीरे धीरे हमने कहा वही हल जोते जाते थे, जैसे बैल वगैरह से, वही सब चीजें हो रही थी। तो उसको टाइम देखो, मैनुअली कोई काम करे तो टाइम लगता है, बट लेकिन क्या ट्रैक्टर आ गए, थ्रेशर्स आ गए, तो अब जो एग्रीकल्चर है वो धीरे धीरे एडवांसमेंट आपको देखने को मिल रहा है। आप जो है फिर अब देखो फर्टिलाइजर्स आ गए, आपने देखा पेस्टिसाइड्स आ गए, जिससे क्रॉप फेलियर होने का खतरा कम हो जाता है, इरिगेशन मेथड्स बहुत ज्यादा आ गए। तो एडवांसमेंट हमें देखने को मिला एग्रीकल्चर में। विद इनोवेशंस इन फार्मिंग मेथड द एग्रीकल्चर सेक्टर बिगेन टू प्रोड्यूस सिग्निफिकेंटली मोर फूड देन बिफोर लीडिंग ऑफ टू अ सरप्लस। अब यहाँ पे क्या होना, चीजें पहले लोग सिर्फ कितना कर पा रहे थे, खुद घर वाले सारे लगे हुए थे, और फिर जितनी क्रॉपिंग खेती वगैरह हो रही थी उससे अपना पेट भर रहे थे, फिर जो बच जाता था फिर वो सरप्लस के रूप में काम आ रहा था। अब धीरे धीरे क्या होने लगा कि एग्रीकल्चर एडवांस होने लगा, नए नए मैथड, बहुत सारे मैथड्स उसके अंदर आने लग गए, HYV सीड्स आने लग गए। तो आप क्या देख रहे हो कि अचानक से जो पहले सिर्फ लोग अपने पेट भरने के लिए जितना गेहूं कल्टीवेट कर रहे थे, अब वो सरप्लस के लिए भी कल्टीवेट कर रहे हैं, क्योंकि अब इंडस्ट्रीज में जाएगा ना सामान। उस गेहूं से जो पहले रोटी ही बन रही थी आपके घर के अंदर, अब क्या होगा, उससे 50 तरह की नई चीजें और बनना स्टार्ट हो जाएगी। फिर धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आता है कि जो है बहुत सारी इंडस्ट्री सेटअप होने लगती है। जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज सेटअप होने लगी तो लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया, लोगों को लगने लगा कि मेरे पास तो खेत नहीं है, यहाँ पे खेती में जो है 6 महीने काम होता है, फिर खेती नहीं होती तो हमारे पास काम नहीं था, फिर वो इंडस्ट्रीज की तरफ जाने लगे। वो यानी अर्बन एरिया से कहाँ जाने, सॉरी जो हमारे रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ माइग्रेट करने लगे, क्योंकि इंडस्ट्रीज थी, इंडस्ट्रीज में जॉब्स थी, तो वहां के काम करने लगे। तो अब लोगों को लगने लगा खेती तो यार सीजन पे डिपेंड करती है, किस्मत अच्छी हुई तो खेती हो जाएगी, नहीं है। तो धीरे धीरे लोग जो है कहाँ आने लगे, वो इंडस्ट्री सेक्टर की तरफ आने लगे, क्योंकि उनको था कि भाई आज काम करेंगे, महीने के एंड में तनख्वाह मिल जाएगी, ये सब चीजें। तो एक शिफ्ट हमें देखने को मिलता है कहाँ से, एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रीज की तरफ। फिर हमने कहा एज एग्रीकल्चर बिकेम मोर एफिशिएंट पीपल स्टार्टेड मूविंग टू इंडस्ट्रियल जॉब्स, सम आल्सो फाउंड एम्प्लॉयमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर रिलेटेड सर्विसेज। अब एग्रीकल्चर अच्छा होने लगा, बहुत सारे सरप्लस जितनी चीजें हमारे पास होने लगी, तो उन्होंने उनको इंडस्ट्रीज में भेजना स्टार्ट किया। अब इंडस्ट्रीज भी ग्रो कर रही है, इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही है तो वहां पे लोग चाहिए, तो लोगों ने शिफ्टिंग स्टार्ट करी कहां से, एग्रीकल्चर से जो हमारे इंडस्ट्रीज की तरफ। अब लोग वहां पे आप देखो कि इंडस्ट्रीज में भी काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन में भी काम कर रहे हैं, और भी अदर एक्टिविटीज बहुत सारी थी, उनमें वो लोग सर्विसेज देना स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद में क्या है, इसके साथ में जब हम ये शिफ्टिंग देखने को मिल रही है ना इंडस्ट्रीज की तरफ, तो इसी टाइम में जो है एक इमरजेंस हमें देखने को मिलती है किसकी, सेकेंडरी सेक्टर यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर। ग्रेजुअली द सेकेंडरी सेक्टर
became the most important part of the economy, providing a significant amount of employment. अब क्या आप देखते हो, एक टाइम था जब प्राइमरी सेक्टर बहुत प्रोमिनेंट था, अब एक ऐसा टाइम आ गया जब सेकेंडरी सेक्टर जो है मर्ज हो रहा है एक बड़े सेक्टर के रूप में, लोगों को बहुत एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है, बहुत सारी नई नई चीजें बन रही है, ये सारी सारी चीजें होने लगी, तो एक हमें इमरजेंस या राइज देखने को मिलता है हमें सेकेंडरी सेक्टर का। अब जब ये चीजें होने लगी, शिफ्टिंग हुई, लोग ज्यादा इसमें एंगेज होने लगे, तो इससे क्या होने लगा, इंडस्ट्रीज क्या होने लगी, ग्रो करने लगती है। Various industries such as food processing, equipment, manufacturing, textiles expanded rapidly, further boosting the economy. अब हमारे यहाँ पे देखो भैया इंडस्ट्रीज लगने स्टार्ट हुई, आप देखो तो टेक्सटाइल फैक्ट्रीज बहुत लग रही है, आप देखो तो मैन्युफैक्चरिंग बहुत है, इक्विपमेंट बहुत सारा बन रहे हैं, इससे क्या हमारी इकोनॉमी बूस्ट होने लगी थी क्योंकि इंडस्ट्रीज ग्रो हो रही है, हम प्रोडक्शन हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ये हिस्टोरिकल चेंजेस के सारे कारण है, स्टेप बाय स्टेप आगे चल रहे हैं। फिर उसके बाद में हमने कहा क्योंकि इंडस्ट्रीज इतनी ग्रो कर रही है ना, तो अब इतना सामान बन रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, लोगों को लोन भी लेना होता है, कम्युनिकेशन के थ्रू भी लोग जुड़ रहे हैं, तो ये सारी चीजें होने लगी। तो एक तीसरा सेक्टर यहाँ पे इमर्ज होता है जिसका नाम था सर्विस सेक्टर, यानी कि टर्शियरी सेक्टर। The growth of industries led to the development of services like banking, healthcare and education। ये सब चीजें भी यहाँ पे इमर्ज होना स्टार्ट होती है। अब लोगों को सर्विसेज चाहिए होती है बहुत सारी। अब देखो सामान जैसे फैक्ट्रीज में बन गया, अब उसको मार्केट में ले जाने के लिए क्या चाहिए, आपको ट्रांसपोर्ट चाहिए ना, ट्रक्स वगैरह चाहिए, तो वो सर्विसेज उसमें हो लगी। अब लोगों को क्या है, नया कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है, उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, तो बैंकिंग वहां पे होने लगी। अब लोगों के पास पैसा हो गया तो उनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज अच्छी चाहिए, तो इससे क्या है, डॉक्टर्स वगैरह या बड़े बड़े हॉस्पिटल्स ये सब भी लगने लगे। तो एक मर्ज एक अब जो है थर्ड नंबर पे आने लगा हमारा कौन सा, टर्शियरी सेक्टर। अब धीरे धीरे क्या चीजें होती है, हमने जो शिफ्टिंग देखी प्राइमरी से सेकेंडरी, पहले प्राइमरी बहुत ज्यादा जो हमारा था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, फिर हमने देखा सेकेंडरी से जो है सेकेंडरी फिर पहले ये बहुत ज्यादा डोमिनेंट है, इसकी डोमिनेंस देखी आपने, समय के साथ में आपने क्या देखा, फिर सेकेंडरी सेक्टर जो है इंडस्ट्रीज बहुत सेटअप होने लगी, ये डोमिनेंट हो गया। बट अब टाइम ऐसा आ गया कि सबसे ज्यादा जो डोमिनेंट जो सेक्टर है वो है हमारा सर्विस सेक्टर, यानी कि हमारा टर्शियरी सेक्टर। तो एक हमें जो हिस्टोरिकल एक शिफ्टिंग देखने को मिलती है प्राइमरी सेक्टर से टर्शियरी सेक्टर की तरफ। क्लियर? अब आते हैं भैया क्या कारण है, अभी मैंने पिछले में हिस्टोरिकल में आपको पढ़ा दिया ना कि अब ऐसा समय आ गया है कि अब सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा जो है ग्रोथ में है, सबसे ज्यादा ग्रो कर चुका है। और हम लोग देखेंगे कि अब ये हर जगह इसकी जो इंपॉर्टेंस इतनी राइज हो रही है, उसका रीजन क्या है। अब एक चीज समझना, पब्लिक जो हमने कहा गवर्नमेंट, हमारे पब्लिक सेक्टर जो है हमें बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी है, गवर्नमेंट स्कूल्स भी होती है, गवर्नमेंट जो है हमने कहा कि और भी बहुत सारी चीजें हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स भी हैं, बहुत सारी चीजें चल रही है। बट क्या होने लगा है कि ये बेसिक सर्विसेज जो है लोगों को ज्यादा, अब धीरे धीरे लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, उनको क्या सारी सर्विसेज अच्छी चाहिए, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा मतलब ग्रो करने लगा। हमने कहा पब्लिक हेल्थ केयर जो है वो ग्रो करने लगा, स्कूल्स वगैरह है वो खुलने लगे बहुत ज्यादा। जब भी ऐसे बेसिक जो भी, चाहे पोस्ट ऑफिस देख लो आप, पुलिस स्टेशन देख लो, ये सारी सारी चीजें यहाँ पे ग्रो करने लगी, तो इनमें लोग भी चाहिए आपको, तो यानी कि सर्विस सेक्टर जो है धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। दूसरी चीजें क्या हुई, पहले लोगों के पास पैसा नहीं होता था तो उनकी सिर्फ जरूरतें पूरी होती थी, बट अब लोगों के पास पैसा आ गया, क्योंकि भैया देख रहे हो ना, इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो कर रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही है, तो अब लोगों को क्या लगने लगा, जब आदमी की जेब में पैसा है तो उसको खर्च करने के लिए जगह भी चाहिए। तो पहले जहां पे गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे, अब वो महंगे महंगे प्राइवेट स्कूल्स की तरफ जाने लगे, क्योंकि उनको चाहिए कि वहां पे बहुत अच्छी सर्विसेज मिलेगी। जो पब्लिक जो भी हमें फैसिलिटीज मिल रही है उसमें इतनी अच्छी हमें फैसिलिटीज नहीं मिल रही है, तो वो लोग क्या होने लगे, प्राइवेट सेक्टर स्कूल्स हैं उनकी तरफ जाने लग गए। अब जो आदमी है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना पसंद नहीं करता, उनको लगता नहीं वहां जाएंगे भीड़ में खड़ा रहना पड़ेगा, वहां पे तो अच्छी फैसिलिटीज नहीं है, यहाँ पे तो एक बटन दबाओ, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो ये डॉक्टर नर्स वगैरह सब आ जाते हैं। तो एक 5 स्टार फीलिंग लेने के लिए लोग क्या करने लगे, हम अब जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल को छोड़ के वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरह शिफ्ट होने लगते हैं। इसी तरह पहले लोग जो है घर पे बना खाना खाते थे, अब लोगों को लगता है कि वीकेंड पे बाहर तो जाना ही चाहिए, डाइन आउट तो होना ही चाहिए, तो रेस्टोरेंट्स बहुत ज्यादा खुलने लगे। तो लोगों के पास जैसे जैसे पैसा आने लगा ना, तो इस तरह से ये सर्विस सेक्टर जो है ज्यादा से ज्यादा ग्रो करने लगता है। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे लिए यहाँ पे है कि, तो इसमें रीजन पूछ लिए जाते हैं, हमें ध्यान रखना है। तो क्या रीजन है इसके कि सर्विस सेक्टर बहुत ज्यादा
ग्रो कर रहा है, तो पहला चीज तो मैंने आपको बता दी कि जो पब्लिक फैसिलिटी सारी है, हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ सर्विसेज, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, ये सारी सारी गवर्नमेंट हमें सर्विसेज देती है। तो अब क्या होने लगा कि लोग धीरे धीरे ग्रो करने लगे, पॉपुलेशन भी हमारे यहाँ पे ज्यादा बढ़ने लगी है, फैसिलिटीज लोगों को ज्यादा चाहिए, तो अब क्या होने लगे, ये सारी चीजें बढ़ने लगी तो सर्विस सेक्टर अपने आप ही ग्रो करने लगा। दूसरी चीज क्या हुई, द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एंड स्टोरेज। अब लोगों के पास में मतलब एग्रीकल्चर अच्छा हो रहा है, एग्रीकल्चर हो रहा है तो उनको सामान कहाँ पहुंचाना है, इंडस्ट्रीज तक पहुंचाना है, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए तो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ट्रेड हो रहा है बहुत ज्यादा, तो ये सारी चीजें होने से भी क्या होने लगी, जो टर्शियरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर है वो ग्रो करने लगता है। तीसरी चीज मैंने बताई कि राइज इन द इनकम ऑफ पीपल, लोगों के पास पैसा आने लगा तो उनको सब चीजें चाहिए, ठीक है। फिर हमने चौथी चीज देखी, पिछले आप चीजों में देखते हो कि पहले जो टाइम था उसमें किसी के पास में टेक्नोलॉजी वगैरह इतनी नहीं थी ना, अब सारी चीजें बातों पे चला करती थी, बट अब क्या हुआ, हम घर बैठे हर चीज फोन से ऑर्डर कर देते हैं। हम कोई भी यूएसए की कंपनी की हमें कोई भी ड्रेस मंगानी है तो हम घर बैठे मंगा सकते हैं, कहीं का भी कोई फूड आइटम है हमें खाना है तो हम बाहर से मंगा सकते हैं, हर चीज आजकल फोन से हो गई है। तो इससे आईटी सेक्टर भी बहुत ज्यादा ग्रो होने लगा, जो भी एक सर्विस सेक्टर है। तो ये सारे के सारे कारण आप जो देखोगे, इसकी वजह से जो हमारा टर्शियरी सेक्टर है वो धीरे धीरे जो है ग्रो होने लगता है और उसकी डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। अब आता है, अब क्वेश्चन है कि देखो दो चीजें आएगी इसमें कि एक तो कौन सा ऐसा सेक्टर है जिससे हमारे देश में सबसे ज्यादा जीडीपी मिलती है। भाई जो जीडीपी सबसे ज्यादा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो प्राइमरी सेक्टर से आ रहा है, सेकेंडरी से आ रहा है, टर्शियरी से आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि ज्यादातर लोग कौन से वाले सेक्टर में एम्प्लॉयड है, कि भाई प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा लोग काम करते हैं, सेकेंडरी में या टर्शियरी सेक्टर में। तो एक आपको जो है ग्रेजुअल उसमें चेंज देखने को मिलेगा। कैसे, अब देखो, अब एक एग्जांपल हम देखते हैं 73-74 वाला जो टाइम पीरियड है हमारा, 1973-74 के टाइम का जो पीरियड है, उसमें आप देखोगे कि जो ज्यादा से ज्यादा हमारी देश की जो जीडीपी थी ना वो किससे आ रही थी, वो आ रही है हमारी 40% कहां से, प्राइमरी सेक्टर। तो पहले हमने कहा ना लोगों को और कुछ पता ही नहीं था उस टाइम में, इंडस्ट्रीज भी इतनी ग्रो नहीं कर रही थी। जब इंडस्ट्री इतनी ग्रो नहीं कर रही तो ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर कर रहे थे, तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो जीडीपी में आ रहा था वो प्राइमरी सेक्टर से आ रहा था। तो 73-74 के अंदर 40% जो हमारी देश की जीडीपी चल रही थी ना वो किससे चल रही थी, प्राइमरी सेक्टर से चल रही थी। फिर समय का बदलाव आया, फिर वाइल्ड और सेकेंडरी सेक्टर जो है उसमें 12% लोग ही थे, और टर्शियरी सेक्टर जो है हम बात करेंगे जो इसमें 48 जो है परसेंट थी। तो ये सारी सारी चीजें इसमें होने लगी। फिर आगे देखोगे इन द पीरियड 72-73 वाला जो देखोगे तो 74% जो है पॉपुलेशन है वो किसमें थी, ये तो हमने जीडीपी का बता दिया। अब ये हमें यहाँ पे बता रहे हैं कि ज्यादातर लोग कहाँ एम्प्लॉयड है। तो 74% जो लोग है ना वो कहाँ एम्प्लॉयड है, वो लोग प्राइमरी सेक्टर में। अभी भी लोग जो ज्यादा इंगेज कहाँ है, 74% लोग अभी भी प्राइमरी सेक्टर में इंगेज है, बट जीडीपी वहां से कमा रही है। वाइल ओनली 15% इंगेज इन द टर्शियरी सेक्टर। 15% लोगों के साथ में जीडीपी दे रहा है वो 48%। यानी कि क्या देख रहे हो आप कि लोग कम है बट पैसा बहुत है, ये चीजें यहां पे देख रहे हैं। तो ज्यादातर लोग जो जहां इंगेज हैं वो है हमारा प्राइमरी सेक्टर, लेकिन जहां से जीडीपी सबसे ज्यादा आ रही है वो हमारी आ रही है कहां से, टर्शियरी सेक्टर में। अब आ जाओ भैया 13-14 वाला टाइम पे। अब देखना जो एक आपको बूस्ट देखने को मिलेगा टर्शियरी सेक्टर में वो यहां देखने को मिलेगा। अगर 2013-14 को हम तो देखते हैं तो टर्शियरी जो है सेक्टर ने जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बढ़ गया भैया इसका कितना, 67%। चीजें देखना 48 से लेकर हम कहां पे आ गए, 67 पे। अब प्राइमरी सेक्टर का जस्ट कितना हो गया, अब 12%। पहले 40% था ना, अब 12% हो गया। तो डिक्रीज देखने को मिल रहा है आपको कि प्राइमरी सेक्टर जहां 73-74 के अंदर कितने जो है 40% जीडीपी को हमें कंट्रीब्यूट कर रहा था, अब सिर्फ 12% कंट्रीब्यूट कर रहा है। वहीं पर अगर टर्शियरी सेक्टर का देखो तो 48% आपको दे रहा था उस टाइम में, कंट्रीब्यूशन उसका 48% था, बट अब वो इंक्रीज हो चुका है और 67% जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। फिर डिस्पाइट द डिक्लाइन कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी द प्राइमरी सेक्टर रिमेन्ड मोस्ट एम्प्लॉयड ड्यूरिंग 2011-12। लेकिन अभी भी जो हम बात करेंगे 11-12 में लोग अभी भी ज्यादा कहां एंगेज है, वो अभी भी कहां एंगेज है, हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है। लोग ज्यादा है प्राइमरी सेक्टर में, बट जीडीपी कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है टर्शियरी सेक्टर का। अभी भी लोगों में लगता है ना, क्यों,
ये रीजन क्या है इसका? एग्रीकल्चर जब करने लगते हैं तो बहुत सारे लोग एक साथ उसमें लगे रहते हैं। एक फैमिली है, 10 लोग है, 10 लोग उसमें लगे हुए हैं, मतलब उनकी जरूरत नहीं है, फिर भी वो उसी में लगे हैं, कोई दूसरा काम उनके पास में अवेलेबल नहीं है। अब हमने क्या कहा कि अब ऐसी चीजें कैसे हो सकती है कि आप ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट उनके लिए क्रिएट करो। ऑब्वियस है ना, आपको पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों के पास में कमी आ रही है कामों की, तो सरकार क्या कर सकती है ऐसी चीज जिससे लोग जो है ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट वहां से क्रिएट हो सकता है। अब हमने क्या कहा, अब इसके अंदर जो है आप देखोगे कि भैया लोगों के पास में जॉब है ही नहीं, तो एम्प्लॉयमेंट कैन बी गिवन टू पीपल बाय आइडेंटिफाइंग, प्रोमोटिंग एंड लोकेटिंग इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज इन सेमी रूरल एरियाज। सेमी रूरल एरियाज जहां पे गांव वाला सा इलाका है, वहां पे लोग इतने एजुकेटेड भी नहीं है बेचारे, उनके पास पैसा भी नहीं है, एग्रीकल्चर पे इंगेज है, तो इस केस में आप सरकार क्या कर सकती है, उन एरियाज को पहले आइडेंटिफाई करो, फिर वहां पे क्या करो, प्रमोशन करो कि आप ये काम कर सकते हो, आप ये काम कर सकते हो, वहां पे नई नई इंडस्ट्री सेटअप करनी चाहिए ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा वहां पे इंगेज हो सके। ठीक है, एवरी स्टेट और रीजन हैज द पोटेंशियल फॉर इंक्रीजिंग द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल इन दैट एरिया। हर कंट्री, हर स्टेट, हर रीजन के पास में हमारे पास इतने एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस हैं कि हम हर आदमी को जो है क्या दे सकते हैं, रोजगार दे सकते हैं, बट हम उनको क्रिएट कर ही नहीं पा रहे। पोटेंशियल तो हमारा बहुत है, बट हम इतना काम कर नहीं पा रहे, इतने जॉब्स क्रिएट नहीं कर पा रहे। मतलब केवल एजुकेशन में भी देखें तो हमारे अभी मतलब चाहे जितने हम लोग जो है जॉब्स में क्रिएट कर सकते हैं, इतने सारे एरियाज है, इतने स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स खुल रही है, इतने जॉब्स है, बट इतने जॉब्स हम क्रिएट कर नहीं पा रहे हैं। मतलब एफिशिएंसी थोड़ी सी हमारी कम है, और पोटेंशियल तो बहुत है भाई, बहुत सारी जॉब्स मिल सकती है लोगों को, फिर भी लोग अनएम्प्लॉयमेंट का सामना कर रहे हैं। कैसे कर सकते हो अभी कि इट कैन बी डन बाय टूरिज्म, वहां पे स्टार्ट करा सकते हो, कोई रीजनल उनका क्राफ्ट है उसको आप क्या कर सकते हो, थोड़ा प्रमोट कर सकते हो, कोई नई सर्विसेज जैसे आईटी सेक्टर है उसमें लोगों को इंगेज कर सकते हो। मतलब हम ऐसा नहीं कह सकते जॉब्स की कमी नहीं है, बट क्या है, हम लोग जॉब्स क्रिएट कर नहीं रहे हैं, गवर्नमेंट उतनी एफिशिएंटली काम नहीं कर रही है, जॉब्स क्रिएट करके नहीं दे रही है। अब जो हमने क्या कहा, जो हमारे यहाँ का प्लानिंग कमीशन है उसको हम नीति आयोग कहते हैं। तो नीति आयोग जो है उन्होंने कहा, एक एग्जांपल लिया उन्होंने कि एजुकेशन सेक्टर में ही अगर करने चाहें तो हम 20 लाख जॉब्स को अभी भी हम क्रिएट कर सकते हैं। सोचो कि सिर्फ एक सेक्टर, एक बताया हमने कि अगर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में चले जाओ ना, 20 लाख जॉब्स तो आप खुद अभी क्रिएट कर सकते हो। बाकी तो इतना सारा हमारे पास में है ना चीजें, इतना हमारा जो डाइवर्स एरिया है, इतनी सारी हम एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, हमने कहा कि कोई क्राफ्ट इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रीज है, हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। एक एग्जांपल अगर आप एजुकेशन का ही ले लो ना, तो नीति आयोग का कहना है कि अभी हम लोग 20 लाख जॉब्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, बट अभी हम कर नहीं पा रहे हैं। क्लियर है? अब आ जाओ, एक कारण और है कि लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट की कमी है, लेकिन हमने क्या कहा ना कि अभी हम जॉब्स क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? ऐसा क्या रीजन हो रहा है कि लोग जो है जॉब्स नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ऐसा क्यों है? तो उसमें एक कंडीशन बन के आती है, वो है डिस्गाइज्ड जो है अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड का मतलब क्या है, हमें देखने भी लग रहा है कि वो आदमी काम कर रहा है, बट आउटपुट कुछ नहीं आ रहा है। जैसे एक फैमिली है, वो एग्रीकल्चर का काम करते हैं, उनकी खेती है, तो उनकी फैमिली में 10 लोग है मान लो, तो मतलब वहां पे 4 लोग अकेले मिलकर वो काम कर सकते हैं, लेकिन 10 लोग उसमें लगे पड़े हैं। सब लोग जो है क्या करते हो, खेती करते हैं भाई, क्या करते हो भाई, खेती करते हो। आउटपुट तो वो 4 लोगों जितना ही आ रहा है। अगर वो 6 लोग जो है किसी दूसरे काम में एंगेज हो तो उनके पास में आउटपुट आएगा ना, उनके पास पैसा आएगा, वो किसी दूसरे खेतों में जाके काम कर सकते हैं, कोई अपना छोटा मोटा काम स्टार्ट कर सकते हैं, किसी फैक्ट्री में जाके काम कर सकते हैं, ये सब चीजें करें तो उनके पास पैसा आ सकता है। लेकिन डिस्गाइज्ड ऐसा होता है कि दिखने में वो आदमी एम्प्लॉयड लग रहा है, बट एक्चुअल में एम्प्लॉयड नहीं है, तो उसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। मोर पीपल एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर देन द नेसेसिटी। एक एग्रीकल्चर जो फील्ड है उसमें जितने लोगों की जरूरत होती है उससे ज्यादा ही लोग लगे रहते हैं। दिस काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इज हिडन इन कॉन्ट्रास्ट टू समवन हु डज नॉट हैव अ जॉब एंड इज क्लियरली विजिबल एज अनएम्प्लॉयड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये एक हिडन वो होता है, देखने में तो लग रहा है बेचारे सुबह से काम कर रहे हैं, बट उसका आउटपुट कुछ नहीं है। वो 4 लोग भी मिलकर काम करेंगे ना तो सेम उतना ही पैसा आएगा जितना वो 10 लोग मिलकर कर रहे हैं, तो वो 6 लोग कुछ और काम कर सकते थे। हिडन एक अनएम्प्लॉयमेंट है ये। अब हमने क्या कहा, अब आप इस डिस्गाइज जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना, इससे लोगों को कैसे फ्री कर सकते हो। अब क्योंकि देखो मैंने कहा ना वो 10 लोग हैं, जरूरत कितनी है, सिर्फ 4 लोगों की, तो ये 6 लोग तो बेचारे अनएम्प्लॉयमेंट ही है, अनएम्प्लॉयड ही है।
इनका कोई आउटपुट है क्या? नहीं है, इनका नो आउटपुट है। अगर ये 6 लोग कहीं और काम करेंगे तो उनको पैसा मिलेगा, तो कुछ तो पैसा आएगा उनके पास। तो सरकार को क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों के लिए लो इंटरेस्ट लोन्स प्रोवाइड करने चाहिए, ताकि वो अपना छोटा मोटा कुछ काम करना चाहे, डेयरी खोलना चाहे, हमने कहा फॉरेस्ट्री वगैरह में कुछ करना चाहे, फिशिंग वगैरह करना चाहे, कोई भी ऐसी चीज करना चाहे, कोई ई मित्र की दुकान करना चाहता है, कोई कुछ भी कंप्यूटर शॉप खोलना चाहता है, कुछ भी अगर चीज करना चाहता है, तो सरकार उनको क्या करना चाहिए, लो इंटरेस्ट लोन्स उन्हें प्रोवाइड करनी चाहिए। कि देखो वो खुद बेचारे एग्रीकल्चर उससे आए हैं, उनके पास पैसा इतना है नहीं, तो ज्यादा लोन तो पे नहीं कर सकते ना, तो लो इंटरेस्ट लोन्स जो है गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराने चाहिए। ऑफरिंग लोन्स एट लोअर इंटरेस्ट रेट्स कैन हेल्प एंटरप्रेन्योर्स एंड स्मॉल बिजनेस स्टार्ट और एक्सपेंड देयर ऑपरेशंस लीडिंग टू जॉब क्रिएशन। अब ये हमने कहा ना, जो ये यहाँ पे 6 लोग जो फ्री बैठे हैं, उनके पास अगर छोटे मोटे लोन्स उनको प्रोवाइड हो जाए तो वो कुछ अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे उनके यहाँ पे पैसा आ सकता है। दूसरा चीज क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए हमें। जैसे अगर आप देश के अंदर जैसे सड़कें बनवाते हो, ब्रिज बनवाते हो, रेलवे लाइन बिछवाते हो, या कोई भी चीजें ऐसे करते हो, तो आपको पता है ना उसमें कितने सारे लोग जो हैं, उन लोगों को जॉब मिलेगी। वो लोग काम करेंगे सड़कें बनाने में, ब्रिज बनाने में, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते हो तो उसमें बहुत सारे लोगों को क्या है, जॉब्स मिल सकती है, तो ये करना चाहिए उनको। तीसरी चीज क्या, इंप्रूविंग ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज जो है। अब लोगों के पास हमने कहा एग्रीकल्चर कर रहे हैं, उनके पास में बहुत मतलब वो चीजें मतलब कल्टीवेशन बहुत अच्छा हो रहा है, प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो रहा है, बट वो समय के साथ खराब हो जाता है, क्योंकि उनके पास इतना स्टोरेज की जगह नहीं होती। बारिश आ गई, खराब हो गया पूरा पूरा। तो अगर हम उनको मतलब अब मान लो ऐसे बहुत रूरल एरिया में रह रहे हैं बेचारे, वो फैक्ट्री तक चीजें भेजने के लिए उनके पास ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है, तो वो कैसे कर सकते हैं? तो इस केस में सरकार को ट्रांसपोर्टेशन उनको प्रोवाइड करना चाहिए, स्टोरेज फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि वो लोग ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर सके। तो ये सब चीजें जो है गवर्नमेंट कर सकती है, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना चाहिए। किस तरीके से, जैसे लोकल मिल्स वगैरह हैं, उनको प्रमोशन देना चाहिए। बड़ी बड़ी आप ब्रांडेड चीजों की तरफ ना जाके छोटी मोटी इनकी तरफ जाओ, जैसे लोकल मिल्स है, हनी कलेक्शन सेंटर्स हैं, आप हैंडीक्राफ्ट बनाते हो, इनसे भी आप क्या कर सकते हो, जो हमारे रूरल और अर्बन एरियाज है ना, उनमें बहुत सारे जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं। आप टूरिज्म करो उनके लिए, आप छोटी मोटी क्राफ्ट इंडस्ट्रीज उनके लिए लगाओ, हैंडीक्राफ्ट को इनकरेज करो, थोड़ा उनको पैसा दो ताकि वो अपने हैंडीक्राफ्ट को कर सके, वीविंग वगैरह, या बहुत सारी अलग अलग जगहों की अलग अलग, जैसे राजस्थान में कठपुतली वगैरह है, मतलब अगर इनको हम प्रमोट करें तो बहुत सारी जॉब क्रिएट हो सकती है, ताकि हम जब मतलब गवर्नमेंट जब प्रमोट करेगी उनकी चीजों को, वो खरीदेगी और बाहर ले जाकर मार्केट में बेचेगी, तो अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा ना। तो इसलिए क्या करना है, स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज है उनको सपोर्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को, और लोगों की एजुकेशन और ट्रेनिंग पे अच्छा खासा ध्यान रखना चाहिए। हम बोल रहे हैं एक ह्यूमन रिसोर्स कैसे ध्यान बन सकता है आदमी, जब हम उसको स्किल प्रोवाइड करें, हम उसको एजुकेशन दें, हम उनको ट्रेनिंग अगर प्रोवाइड करते हैं, तो कोई भी एक आदमी हमारे लिए एसेट बन सकता है। ठीक है, नहीं तो क्या बन जाएगा, लाइबिलिटी बन के रह जाएगा हमारे लिए। तो हमने क्या कहा, एस्टैब्लिशिंग एजुकेशनल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स कैन इक्विप इंडिविजुअल विद द स्किल्स नीडेड फॉर एम्प्लॉयमेंट, देयर बाय रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट। अगर लोगों के पास स्किल होगी ना, तो कैसे भी कमा के खा लेगा, लेकिन अगर स्किल नहीं होगी तो उस केस में वो कैसा हो जाएगा, अनएम्प्लॉयड हो जाएगा। तो अगर आप उनको एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हो, वोकेशनल कुछ चीजें उनको प्रोवाइड कराते हो, जिससे क्या होगा, वो कुछ ना कुछ स्किल सीख जाएंगे और वो अपना कमा के खा लेंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, एरिया स्पेसिफिक डेवलपमेंट करना चाहिए कि उस जगह में क्या है, जैसे मान लो कोई ऐसा प्लेस है जो बहुत मतलब बहुत सुंदर डैम बना हुआ है, कोई फॉरेस्ट वगैरह है, तो उसको आपको टूरिज्म सेंटर की तरफ करना चाहिए। अब जैसे क्या होता है, कोई भी एक मंदिर बनता है, मंदिर के आसपास में देखोगे माला बनाने वाले, प्रसाद वाले, और कोई मूर्तियां बेचने वाले, बहुत सारे लोग आराम से देखोगे तो बहुत सारे लोगों का घर चल जाता है। तो सेम चीज है, अगर आप एरिया स्पेसिफिक वहां पे डेवलपमेंट देखो कि वहां पे ऐसी क्या चीज है जो डेवलप की जा सकती है और बहुत सारी जॉब्स क्रिएट की जा सकती है, ये चीजें देखनी है आपको। गवर्नमेंट को बहुत सारी स्कीम्स ऐसी चलानी चाहिए, ऐसे वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाने चाहिए, जैसे कि कोई वेल वगैरह खुदवा रहे हैं, पंप सेट वगैरह लगवा रहे हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं। इससे क्या होगा कि बहुत सारी जॉब्स जो है अपने आप ही क्रिएट हो जाएगी। ये सारे के सारे कारण किस ये है कि जो हमारे यहाँ हमने अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, ये सारी समस्याएं जो आ रही है ना, उनका सोल्यूशन यही है। देखो, एक तो क्या है, रोना रोते रहो कि जॉब नहीं है, इतने लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, या फिर हम इस तरीके से जो है बहुत सारी जॉब्स को क्रिएट किया जा सकता है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक एक्ट आया था, एमजी नरेगा। ठीक है, एमजी नरेगा के अंदर जो है, जिसका फुल फॉर्म हमारे सामने है, महात्मा गांधी रूरल महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म में याद कर लेना है।
अब इसके अंदर क्या था, एमजी नरेगा जो एक्ट आया था उसमें जो है सरकार ने ऐसे सारे लोगों को जो डिस्कस्ड जो अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करते हैं, मतलब मान लो 6 महीने तो वो एग्रीकल्चर में एंगेज हुए, बाकी दिन वो क्या करें, तो उनके लिए 100 दिन की जो गारंटीड एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है कि भैया सरकार आपको 100 दिन का काम तो देगी ही देगी और अच्छा खासा पैसा भी आपको देगी। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये किसके थ्रू ऑपरेटेड है, सेंट्रल गवर्नमेंट। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट एमजी नरेगा इन 2005। देखो क्वेश्चन पे इसके ऊपर शॉर्ट नोट आ जाता है, तो हमें ध्यान रखना है एमजी नरेगा का फुल फॉर्म लिखेंगे। सेकंड में कब स्टार्ट किया गया, 2005 के अंदर किया गया। कौन से वाला जो हमारा एक राइट है, हमारा कौन सा, राइट टू वर्क, उसके तहत जो है इसको स्टार्ट किया गया था। एमजी नरेगा 2005 के अंदर राइट टू वर्क एक्ट के चलते स्टार्ट किया गया था, जिसमें ये जो एमजी नरेगा जो ये प्रोग्राम था ये 625 जो डिस्ट्रिक्ट है हमारे इंडिया के उनमें स्टार्ट किया गया था। तो सारी चीजें आ गई। पहली चीज तो अब क्यों इसमें क्या होता है ये चीजें देखनी है। तो इसके अंदर क्या होता है, एक तो हमारे पास में गारंटी होती है कितने दिन की, कि 100 दिन तो आपको एटलीस्ट काम मिलेगा और उसमें वेजेस मिलेगी आपको, ठीक है। तो अब मान लो कि आप 6 महीने वहां एंगेज हो गए, फिर 100 दिन का इन्होंने और आपको काम दे दिया, तो इससे आपका पूरा साल निकल जाता है। The act guarantees 100 days of wage employment per year to all adults in rural areas who are willing and able to work। जो काम कर सकते हैं और करना चाहते हैं उन लोगों के लिए 100 दिन का रोजगार वो प्रोवाइड कराते हैं। अगर मान लो इन्होंने वादा किया 100 दिन का हम तुम्हें रोजगार देंगे, बट वो नहीं आपको प्रोवाइड करा पाते, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में हम मान लेते हैं, तो उस केसेस में आपको जो है जो एक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस आपको प्रोवाइड किया जाता है कि आपके खाते में कुछ पैसे आ जाएंगे क्योंकि उन्होंने आपको प्रोवाइड नहीं कराया 100 डेज का। तो ये आपको ध्यान रखना है। मान लो आपने 15 दिन एप्लीकेशन दी है कि 15 दिन में आप मुझे जॉब चाहिए, मतलब सॉरी ये एमजी नरेगा में काम चाहिए, 15 दिन तक नहीं मिल पाया तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज यहाँ पे हो जाती है। अब आ जाओ भैया, मैंने जो आपको सेकंड चीजें बताई थी ना, कौन सी वाली, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, उसके बेसिस पे नहीं, ये वाला जो हमारे डिवीजन है ये किसमें है, एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन के ऊपर। एक है ऑर्गेनाइज्ड और एक है अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड एक बार मैंने आपको समझा दिया था पूरा का पूरा कि एक आदमी ऐसा सोचो जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, उसको पूरे महीने की तनख्वाह मिलती है, उसको पता है कि मेरे को साल भर में इतनी लीव्स मिलेगी, जो मेरी मेडिकल लीव्स भी हो सकती है, मुझे इंश्योरेंस भी मिल रहा है और क्या है, मुझे बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। उसको पता है कि भैया मुझे सुबह 9 बजे आना है, शाम को 5 बजे अपने घर आ जाना है, संडे की मेरे को छुट्टी मिल रही है, साल में कुछ दिन ऐसे होंगे जो मेरे को पेड लीव्स मिलेगी जो मैं एंड में कभी भी ले सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको जॉब सिक्योरिटी भी है कि एक बार आप जॉब पे चले गए तो रिटायरमेंट तक आपकी जॉब पक्की है। तो ये तो हो गए ऑर्गेनाइज सेक्टर। एक है दुकान पे एक जो हम कहते हैं छोटू बबलू जो काम करता है बच्चा, वो उसको आज जैसे लेट आया, वो लेट आते मालिक का दिमाग खराब हो गया, मालिक ने कह दिया चल आज निकल जा, तो आज उसकी जॉब सिक्योरिटी के नहीं, उसको आज ही जॉब से निकाल दिया जाएगा। उसको कोई पेड लीव्स नहीं मिलती, जितने दिन आएगा उतने दिन काम करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं होता, त्योहार का टाइम है तो रात को 2-2-3 बजे तक काम करना पड़ता है उनको। ये सारी चीजें, कोई मेडिकल वो नहीं मिलती है, कोई भी चीजें वहां पे नहीं मिलती है। तो ये इन दोनों में फर्क है। तो एक आदमी जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है वो तो बड़ा खुश है, एक जो आदमी बेचारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है वो बड़ा दुखी है, क्योंकि किसी भी अगले दिन का उसको पता नहीं होता है। तो अब फटाफट इसका क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं। पहला ऑर्गेनाइज सेक्टर, एम्प्लॉयमेंट टर्म्स आर फिक्स्ड, रेगुलर होती है और एम्प्लॉयमेंट गेट एश्योर्ड वर्क। इसमें जिस दिन आपको जॉब पे रखा जाता है ना, उस दिन आपको सारी चीजें क्लियर कर दी जाती है, भैया ये पॉइंट्स है, तुम्हें इतनी बजे से इतनी बजे काम करना है, इतने दिन की तुम्हारी छुट्टी होगी, संडे तुम्हारा ऑफ होगा, सारी चीजें उस दिन कर ली जाती। और ऐसा कभी नहीं कहेंगे वो कि भाई आज चले जा, आज मेरे पास काम नहीं है। आपको काम नहीं होगा तो भी वहां बैठोगे, अगले दिन मतलब मंथ एंड में आप सैलरी लेके उठोगे। ये गवर्नमेंट के थ्रू क्या होती है, रजिस्टर्ड होती है। तो अब गवर्नमेंट के थ्रू रजिस्टर्ड, तो सारे लॉज इनको मानने पड़ेंगे, सारी जो चीजें लिखी है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑपरेटेड है तो सारी टर्म्स एंड जो प्रोसीजर्स है वो क्लियर होते हैं यहाँ पे। जैसे अंडर फैक्ट्री एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट है, पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट है, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, ये सारे एक्ट आपको मानने पड़ेंगे। अगर इसी में से कोई भी रूल ब्रेक होता है तो आप जाके आपके जो एक्ट है उसमें जाके बोल सकते हो कि भैया मुझे इतनी वेजेस मिलनी चाहिए थी, नहीं दी इन्होंने, देखो फैक्ट्री एक्ट के तहत मेरे मतलब मेरी बॉडी को नुकसानदायक है, यहाँ काम करा रहे हैं ये। तो ये सारी चीजें आप कह सकते हो वहां पे। तीसरी चीज है, यहाँ पे फिक्स वर्किंग आवर्स होते हैं। अगर आदमी काम ज्यादा करेगा, ओवर टाइम कर रहा तो उसको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। सिक्योर एम्प्लॉयमेंट होता है, ऐसा नहीं कल को आपको बोल दे कि नहीं आज से तुम्हें नहीं आना है। आप अगर एक बार जॉब पे लग गए ना तो भैया रिटायरमेंट तक फिक्स हो आप। इसमें पेड लीव्स भी होती है,
हॉलीडेज की भी पेमेंट मिलती है, प्रोविडेंट फंड मिलते हैं, ग्रेचुइटी फंड मिलते हैं, ये सारी सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। इसमें मेडिकल बेनिफिट्स भी मिलते हैं। इसके अंदर जो है जैसे आपको सारी की सारी फैसिलिटीज अच्छी मिलेगी, जैसे ड्रिंकिंग वाटर मिलता है आपको, तो एक वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा मिलता है आपको, सब अच्छी तरह से आपको ट्रीट करते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आप अब्यूज कर रहा है, गंदे तरीके से आपसे बिहेव कर रहा है, ऐसी चीजें नहीं होती है। वर्कर्स को उसके बाद में पेंशन भी मिलती है। एग्जाम्पल के रूप में देख लो, आप जो भी गवर्नमेंट ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, आपने कहा जो भी प्राइवेट जो कॉर्पोरेशंस में काम करते हैं, उन सबको ये सारी फैसिलिटीज मिलती है। अब इसका अपोजिट देख लो, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है कि स्मॉल स्कैटर्ड यूनिट्स होती हैं, जिसमें क्या है, इसमें गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता। कोई एक आदमी की दुकान है, एक आदमी की फैक्ट्री है, उसके अंदर आप काम कर रहे हो, तो इसमें कुछ भी जो छोटे मोटे काम होते हैं, मतलब इस फैक्ट्री इन द सेंस कोई बड़ा सेटअप नहीं है, कोई बड़ा सेटलमेंट नहीं है, कोई छोटी मोटी हमने का सेटअप कर रखा है उन्होंने, तो दुकान भी हो सकती है, उनका कोई हैंडीक्राफ्ट का काम भी हो सकता है, कुछ भी है। तो ऐसे ये छोटी मोटी यूनिट्स होती है और ये गवर्नमेंट के कंट्रोल से बिल्कुल बाहर होता है। मतलब आप जाके गवर्नमेंट को कुछ नहीं कह सकते कि इस आदमी ने मुझे जॉब से निकाल दिया, कुछ भी क्वेश्चन नहीं कर सकते इसके अंदर। अब इसमें किसी भी तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं माने जाते, क्योंकि ये अनरजिस्टर्ड है। ये तो रजिस्टर्ड है, इसलिए सारे रेगुलेशन मानने पड़ते ना। यहाँ पे कोई रजिस्टर्ड है ही नहीं, ये तो खुद की दुकान है, कहीं रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, तो इनको किसी भी तरह के कोई एक्ट मानने की जरूरत नहीं है। इसमें पेमेंट बहुत कम होती है और इरेगुलर नेचर ऑफ जॉब्स होती है। अब जैसे हमने कहा जो ये लोग होते हैं ना, जो ठेकेदार के काम अंडर में काम करते हैं, मजदूर वगैरह होते हैं, उनको आज बारिश हो गई, काम बंद हो गया, तो आज पैसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनको मंथ एंड में फिर काम मिलेगा, नहीं, मतलब पैसा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। जितने दिन काम करोगे उतना पैसा आपको मिलेगा। जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, कभी भी आपको बोल सकते हैं कि आज तुम जॉब से निकल जाओ। यहाँ पे किसी भी तरह का ओवर टाइम का नहीं होता है, कोई पेड लीव्स नहीं होती, हॉलीडेज नहीं होती है। अगर आप बीमार भी हो गए हो ना, आप बीमार भी हो तो भी वो तो अगला आदमी क्या बोलेगा, तो मेरे यहाँ नहीं आया ना, बस तुझे पैसा नहीं मिलेगा। किसी भी तरह की फैसिलिटीज नहीं होती है, अच्छा रहना खाना कुछ भी चीज फैसिलिटीज नहीं होती है। जैसे कि स्ट्रीट वेंडर्स हैं, फार्मिंग वाले लोग हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं, लेबरिंग जो है, सारे सारे लोग हैं, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। ठीक है, तो बढ़िया सेक्टर कौन सा है? ऑर्गेनाइज सेक्टर है। काम करो तो भी ठीक, नहीं करो तो भी ठीक है, आपको पैसा एड में मिल जाएगा। यहाँ पे तो काम करके भी आपको बहुत गंदे तरीके से ट्रीट भी करा जाएगा और पैसा भी कम दिया जाएगा। तो क्लियर हो गया ये पॉइंट सारे सारे। अब है हाउ टू प्रोटेक्ट वर्क। अब हमने कहा अनऑर्गेनाइज सेक्टर तो बड़ा खराब है भाई, वहां पे ना कुछ भी कोई प्रोविजन ही नहीं है, आपको कोई फैसिलिटीज ही नहीं दी जा रही है, तो वहां पे आप एम्प्लॉयड जो लोग हैं उनको कैसे बचाया जा सकता है? तो यहाँ पे ये सारी सारी चीजें, जैसे हमने जो एम्प्लॉयमेंट हमने करा था ना, क्रिएट कर रहे थे, उसी तरीके से हम देखते हैं। Rural areas, the unorganized sector mostly comprises landless agricultural laborers, small and marginal farmers and artisans। ये सारे बेचारे सारे ऐसे लोग जो मतलब खुद की जमीन नहीं है, दूसरों की खेती में काम करते हैं। हमने कहा स्मॉल जो बिल्कुल छोटे मोटे फार्मर्स है, कोई आर्टिशंस है, पॉटर्स है, इन लोगों को क्या आप चीजें देखोगे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर ही है, कभी काम है तो कभी काम नहीं है। अब हमने क्या कहा कि जैसे फार्मर्स है, बेचारे छोटे मोटे फार्मर्स है, इनके पास में प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि अब की बार हमें जैसे फसल बोनी है, बट बीज ही नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, पेस्टिसाइड्स नहीं है, कुछ भी चीजें नहीं है, तो उनके पास में कोई इनपुट्स नहीं होते टाइमली। अगर उनके पास टाइमली इनपुट्स होना तो वो भी अच्छा खासा काम कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ऐसे सारे लोगों के लिए टाइमली उनको सीड्स प्रोवाइड कराने चाहिए, जितने भी फर्टिलाइजर्स वगैरह, केमिकल्स वगैरह, वो टाइमली प्रोवाइड कराने चाहिए, और उनको स्टोरेज फैसिलिटीज भी देनी चाहिए, क्योंकि उनके पास में इतना कुछ भी नहीं है ना। उनके पास ऐसा है नहीं कि बहुत मतलब अगर उनके बहुत ज्यादा जो प्रोडक्शन हो गया तो वो स्टोर करके रख ले, तो सरकार को ये सारी सारी जिम्मेदारी उठानी चाहिए और उनकी हेल्प यहाँ पे करनी चाहिए। अब ये तो हमने गांव की बात कर ली कि रूरल एरियाज में जो लैंडलेस लेबर है उनको सरकार किस तरीके से कर सकती है। इसी तरीके से आप अर्बन एरियाज में देखो तो अनऑर्गेनाइज जो लोग हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाले लोग हैं, कैजुअल वर्कर्स हैं जो कंस्ट्रक्शन पे काम करते हैं, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट वाले हैं। अब हमने कहा स्ट्रीट वेंडर्स वगैरह हैं, जो हेडलोड जो वर्कर्स होते हैं, गारमेंट जो लोग मतलब जो हम बोलते हैं ना, एक नहीं होते घूमते रहते हैं, चीजें बेचते रहते हैं, इस तरह के जो लोग होते हैं सारे के सारे, उनको आप किस तरीके से सरकार को क्या करना चाहिए ताकि वो बच सके इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर से। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों को जो एक मिनिमम एक वेज एक्ट होता है उसके चलते क्या है, इतनी तो उनको तनख्वाह मिलनी ही चाहिए, मतलब इतना तो उनको डेली वेजेस मिलनी ही चाहिए। तो ये चीजें हम गवर्नमेंट कर सकती है कि भैया आपको इतनी वेजेस तो कम से कम दी जाएगी। जैसे कैजुअल वर्कर्स हैं,
जो मजदूर काम करते हैं कंस्ट्रक्शन वगैरह में, उनकी फिक्स कर देनी चाहिए भाई इतनी तो आपको मिलनी ही चाहिए। दूसरी चीज क्या है, इसमें जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए कि भैया आप 100 दिन का या 50 दिन का जॉब तो एक बार फिक्स कर दो कि भैया 1 महीने आपको जॉब मिलेगा, 2 महीने आपको जॉब मिलेगा, ये चीजें कर सकती है। Government can provide cheap and affordable basic services like education, health, food of these workers. ऐसे वर्कर्स जो अभी मतलब बेचारे ऐसे घूम घूम के काम कर रहे हैं, उनके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि उनको बहुत ही चीप प्राइजेस पे, अफोर्डेबल प्राइजेस में उनको सारी पब्लिक फैसिलिटीज, बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल जाए बहुत सस्ते प्राइजेस में, हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिल जाएगी, ये सारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि बेसिक फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड करें। The small scale industries across the nation need government support for procuring raw material and marketing of output. अब क्या है, ये वाली चीज हमने कहा कि जो लोग ऐसे वेंडर्स वगैरह उनको आप इस तरीके से जॉब सिक्योरिटी दिला सकते हो, फिक्स मिनिमम वेजेस वगैरह दिला सकते हो, ये चीजें कर सकते हो। उनको जो पब्लिक फैसिलिटीज है वो बहुत चीप प्राइजेस में, अफोर्डेबल प्राइजेस में आप प्रोवाइड करा सकते हो। साथ ही साथ जो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज हैं जिनकी हैंडीक्राफ्ट का काम है, कोई पॉटर्स वगैरह है, वीवर्स वगैरह है, उनके लिए आप क्या कर सकते हो, उनके रॉ मटेरियल्स उनको प्रोवाइड करानी चाहिए कि भैया हम आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा देते हैं, जब आपका मतलब जो प्रोडक्ट है वो तैयार हो जाए, मार्केट में बेच दो, उस टाइम आप हमें पैसा दे देना। ये चीजें कर देनी चाहिए। उनके सपोर्ट प्रमोट करना चाहिए उनके काम को, ताकि वो क्या कर सके, ज्यादा ग्रो कर सके। अब जो क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को ऐसे नए कानून प्रोवाइड बनाने चाहिए, ऐसे नए प्रोविजंस बनाने चाहिए, जैसे ओवर टाइम के पैसा मिलना चाहिए, पेड लीव्स भी मिले, अगर वो बीमार है तो उस केस में भी उनको पेड लीव्स मिले। तो ये सब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे एक्ट निकाले ताकि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में फंसे हुए जो लोग हैं उनको सिक्योरिटी मिल सके। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट को करनी चाहिए। अब नेक्स्ट आता है हमारा ओनरशिप। जैसे हमने अभी पढ़ा था वो एम्प्लॉयड जो एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमने चीजें देखी थी, तो उसमें दो तरह लोगों को देखा, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। अब हमने कहा ओनरशिप के कि उनका मालिक कौन है, क्या कोई एक अकेला आदमी है या गवर्नमेंट उसकी मतलब जो है मालिक है, उस अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। तो इस बेसिस में हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक है पब्लिक सेक्टर और एक है प्राइवेट सेक्टर। सेम मतलब ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज जैसा ही आपको आएगा, सारे पॉइंटर्स वैसे ही हैं। पब्लिक सेक्टर जिसके अंदर जो है रेगुलर मंथली सैलरी मिलती है, प्राइवेट सेक्टर इसमें डेली वेजेस मिलती है कि जैसे आज काम किया है ना तो आज उसको पैसा मिल जाएगा, कल काम नहीं किया तो कल वेजेस नहीं मिलेगी। यहाँ पे तो लेकिन ये काम करो चाहे नहीं करो, मंथ एंड में आपको पैसा मिल जाता है, मंथ एंड में आपकी सैलरी आ जाती है। बट वहां पे तो जितने 10 दिन काम किया तो 10 दिन के पैसे ही मिलेंगे। इसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन जो है फॉलो किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जिम्मेदारी कौन ले रहा है, गवर्नमेंट। तो जिस तरीके से ऑर्गेनाइज सेक्टर में सारी चीजें पढ़ी थी ना हमने, तो यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ओन करती है। यहाँ पे वर्कर्स के पास जॉब सिक्योरिटी होती है, यहाँ पे वर्कर्स के पास जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, क्योंकि एक आदमी उसका मालिक होता है तो वो कुछ भी डिसीजन लेगा तो अगले वाले को मानना पड़ेगा। रूल्स एंड रेगुलेशन आर नॉट फॉलोड हियर। यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन क्योंकि गवर्नमेंट ऑपरेटेड है, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑपरेटेड नहीं है, इसलिए उस आदमी के या उस 3-4 लोगों का जो ग्रुप है उनके ही जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन चलेंगे। इसमें वर्किंग आवर्स फिक्स होते हैं कि भैया जैसे 10 से 6 है तो ये ही रहेगा, बट यहाँ पे जो है कुछ भी फिक्स नहीं हो रहा है, कम है वो 10-12 घंटे यहाँ पे काम करते हैं। यहाँ पे जो होते हैं इनको बहुत सारे वो उनकी तरह ही है, ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह ही है, बेनिफिट्स मिल रहे हैं, प्रोविडेंट फंड मिलता है, पेड लीव्स मिलती है, मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं, बट यहाँ को इस तरह के कोई बेनिफिट्स ये लोग बेचारे जानते ही नहीं है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर वालों को कुछ भी नहीं पता है इस बारे में। इसको हम ऑर्गेनाइज सेक्टर भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें भी फॉर्मल प्रोसेसेस होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, जॉब मिलने के भी फॉर्मल प्रोसीजर होते हैं, प्रॉपर तरीके से जॉब आपको मिलती है, और जब आप रिटायर होते हो तो भी एक फॉर्मल तरीका प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। बट यहाँ पे कुछ भी ऐसी चीजें नहीं हुई, आज आप जॉब के लिए गए, आज ही आपको रख लिया, 10 दिन बाद में उनको कोई नया आदमी मिल गया तो वो आपको हटा भी सकते हैं, कोई प्रोसीजर वहां पे नहीं होता है। वर्किंग कंडीशन जो होती है यहाँ पे फेवरेबल होती है, यहाँ पे वो फेवरेबल नहीं होती है। वर्किंग कंडीशन फेवरेबल मतलब एक अच्छा खासा माहौल मिलता है, अच्छा पानी पीने को मिल रहा है, आप जहाँ बैठे हो वर्किंग एटमोस्फेयर है वो बहुत अच्छा है। बट यहाँ पे तो आपको किसी भी तरीके से बोल दिया जाता है, किसी भी तरह से आपको ट्रीट किया जाता है, बट आपको क्योंकि पैसा चाहिए होता है तो इसलिए आपको सब चीजें सुननी पड़ती है। एग्जाम्पल देखते हैं तो यहाँ पे इंडियन रेलवेज वगैरह है तो पूरे सिस्टमैटिक है, जॉब का टाइमिंग फिक्स होता है,
मंथ एंड में सैलरी आपके अकाउंट में आ जाती है, सब चीजें हो जाती है। बट यहाँ पे टिस्को या रियल जो है ये सारी जो है कौन सी है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर आती है। या तो कोई अकेला आदमी ओनर होता है या उसमें ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं। तो ये हो गया भैया हमारा कौन सा, ओनरशिप के बेसिस पे हमारा प्राइवेट और हमारा पब्लिक सेक्टर। और यहाँ पे इस क्लासिफिकेशन के बाद में हमारा पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप हमें क्लैरिटी आ गई चैप्टर के बारे में। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी जो मैंने पहले थीम बताई थी ना, उस थीम के अकॉर्डिंग हम चल लिए। क्या क्या पढ़ लिया हमने सबसे बड़ा इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेसिस पे 3 डिवीजन पढ़े, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तीनों चीजें पढ़ ली हमने। फिर उसके बाद में हमने देखा कि पहले जो है कंपेयर कैसे करोगे आप, तो कंपैरिजन कैसे हुआ कि हम केवल फाइनल गुड्स को चेक करते हैं, इंटरमीडिएटरी गुड्स को हम चेक नहीं करते। फिर हमने क्या देखा कि जो हिस्टोरिकल चेंज हमें देखने को मिला, पहले प्राइमरी सेक्टर जो था वो सबसे ज्यादा डोमिनेंट था। फिर उसके बाद में हमने देखा कि एडवांसमेंट आया एग्रीकल्चर में, सरप्लस आने लगा, जिससे क्या शिफ्टिंग देखने को मिली हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ। इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो होकर हमारे सामने आता है। फिर अब सर्विसेज के लिए हमारे सामने इमरजेंस होती है सर्विस सेक्टर की। और फिर फाइनली हम देखते हैं कि पूरी तरीके से जो सबसे डोमिनेंट जो सेक्टर बन के उभर गया सामने आता है वो हमारा टर्शरी सेक्टर है। फिर हमने कहा अब जब हम कह रहे हैं कि जो टर्शरी सेक्टर है वो बहुत, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो हमने सारे कारण पढ़ लिए थे। लोगों के पास पैसा आ गया, बेसिक फैसिलिटीज उनको बहुत ज्यादा चाहिए होती है, तो इन सब चीजों के, आईटी सेक्टर ग्रो हो रहा है, इन सब वजह से क्या होने लगा था कि लोगों टर्शरी सेक्टर ग्रो करने लगा था। फिर उसके बाद में हमने आगे चीजें क्या पढ़ी थी, हमने पढ़ा था फिर जो एक कंडीशन के बेसिस पे हमने चीजें देखी थी। कंडीशन के बेसिस पे हमने चीजें कैसे देखी थी कि एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में एंगेज आदमी है, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आदमी है। फिर उसमें सारी चीजें हमने टैली कर दी। उसी तरह हमने यहाँ जो ओनरशिप के बेसिस पे था तो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर हमने कर लिया। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। काफी सारे क्वेश्चन इसमें से बन जाते हैं, जैसे ये है कि हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे कि भैया रूरल एरियाज में आप कैसे प्रोटेक्ट करोगे, अर्बन एरियाज में कैसे प्रोटेक्ट करोगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वालों को कैसे प्रोटेक्ट करोगे, ये हमें पता होना चाहिए। ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज तो हमें पता होना ही चाहिए। एमजी नरेगा इंपॉर्टेंट है, याद करके चले जाना अच्छे से। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है उसको देख लेना। हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, तो अभी आपको मैंने बता दिया सारा का सारा कि हम हमारे बहुत सारी जो है जॉब्स को क्रिएट कर सकते हैं। ज्यादातर लोग कहाँ एंगेज थे ये हमने पूरा क्लियर कर दिया। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ के जाना कि क्या रीजन थे। हिस्टोरिकल चेंजेस हमने पढ़ लिए। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की डेफिनेशन रट के चले जाना, ठीक है। ये सारी चीजें कंपैरिजन हमने कर लिया। प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर हमने देख लिया। तो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। अभी जो है हमने देखोगे आपने फर्स्ट चैप्टर हमारा जो था डेवलपमेंट हमने कर लिया। सेकेंडरी जो है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी हमने सेकंड चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। एक चीज ध्यान रखिए बच्चा कि पहले आप अच्छी तरीके से इस चैप्टर को अच्छे से रीड कर लो, एनसीईआरटी को एक बार अच्छे से रीड कर लो। उसके अंदर जितने भी सोर्स बोर्ड वगैरह है उनको अच्छे से देख लेना है। कोई ऐसी पिक्चर वगैरह है, ग्राफ वगैरह है, कुछ चीजें है तो उनको हमें अच्छी तरीके से देख लेना है। उसके बाद में हमें नोट्स के थ्रू उन चीजों को याद कर लेना। ट्राई करेंगे हम लॉन्ग आंसर को लिख के देखें। जैसे अभी मैंने इतने सारे क्वेश्चन आपके सामने रखे, उनको आप अपनी लैंग्वेज में लिख के स्टार्ट करें, ताकि हम जब लॉन्ग आंसर लिखने बैठे तो हमारे दिमाग में ये चीज नहीं होनी चाहिए यार 5वां पॉइंट तो याद ही नहीं आ रहा, चौथा पॉइंट तो याद ही नहीं आ रहा, क्योंकि हम प्रैक्टिस करे होते हैं। सब प्रैक्टिस का फायदा क्या होता है, अभी तो लॉन्ग आंसर लिखोगे ना तो उससे फायदा क्या होगा, एक तो कभी भी आपका पेपर छूटेगा नहीं। आप कभी ये क्वेश्चन आप ये चीज कह ही नहीं सकते कि मेरा पेपर छूट गया था, क्योंकि आपने इतने लिखने की प्रैक्टिस करी है। क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे की आदत क्या बढ़ जाती है, वो सिर्फ पढ़ता रहता है। अरे जब तक तुम पढ़ रहे हो अपने दिमाग में चीजों को स्टोर कर रहे हो, बट उसको प्रेजेंट करना तो सीखो। जब तक आप लिखोगे ही नहीं तो आप किस तरीके से वहां पे लॉन्ग आंसर लिखने के लिए बैठोगे। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है कि आप लिखने की प्रैक्टिस भी साथ साथ करें। चैप्टर को अच्छे से पढ़े, एनसीईआरटी रीड करी, नोट से अच्छे से चैप्टर को समझा हमारे वीडियो से। फिर उसके बाद में आपके जब भी चैप्टर पढ़ने बैठे तो आप एनसीईआरटी को सामने रख लें। अभी जैसे वीडियो देख रहे हैं, वीडियो सामने आप बैठ के एनसीईआरटी देखो, टॉपिक को टिक लगाते चलो, अच्छा ये पॉइंटर्स इस तरीके से दिए हुए हैं। फिर उसके बाद में इन सारे क्वेश्चन का, जैसे हमने क्वेश्चन देखा ना हाउ टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, तो वो क्वेश्चन लिखो, फिर उसका आंसर लिखो। राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर लिखो, फिर उसके आंसर्स लिखो, तो हमें कभी भी लॉन्ग आंसर लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। थैंक यू।